अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ देने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूं, तमिलनाडु में जो भविष्य की राजनीति है वो थलपत यानी विजय जोसेफ बनाम सिंघम यानी अन्नामलाई के इर्द गिर्द अब सिमटने वाली है। बहुत दावे के साथ मैं कह रहा हूं, ऐसा गेम प्लान तैयार हुआ है कि अब तमिलनाडु में या तो मुख्यमंत्री विजय जोसेफ की चर्चा होगी या फिर विपक्ष में अगर किसी की चर्चा होगी तो वो सिर्फ अन्नामलाई की। यही वजह है कि अन्नामलाई ने सत्ता की मलाई छोड़ करके संघर्ष का रास्ता चुना है। अन्नामलाई के सामने राज्यसभा की सांसदी रखी थी। केंद्र सरकार में चाहते तो वो मंत्री की मलाईदार कुर्सी भी उनको मिलने वाली थी, या यूं कहें कि कुर्सी उनके लिए इंतजार कर रही थी। चाहते तो दिल्ली में बैठ करके ठाठ बाढ़ से 3-4 साल मंत्री बने रह सकते थे, और जब तमिलनाडु में चुनाव फिर 5वें साल आता तो फिर ये मंत्री पद छोड़ करके फिर संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर सकते थे। लेकिन इस 41 साल के युवा ने इन सबको लात मार दिया, वो भी तब जब उनके सामने राज्य में चुनाव होने में पूरे 5 साल बाकी हैं। के अन्नामलाई ने आज 5 जून को बीजेपी से इस्तीफा देकर के नई पार्टी अन्नामलाई मक्कल इयक्कम AMI का ऐलान कर दिया है। ऊपर से देखने वालों को तो ये बहुत ही आत्मघाती कदम लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। यह राजनीति का वो गेम प्लान है जो तमिलनाडु के 60 साल पुराने दो दलों के बीच चल रहे पूरे खेल को बदल सकता है। 60 साल पुराने तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है ये गेम प्लान। सूत्रों की माने तो भाजपा के अंदर खाने एक बड़ा वर्ग अन्नामलाई के इस कदम को सपोर्ट कर रहा है। तन से मन से धन से अन्नामलाई के इस मूवमेंट को सफल बनाने की कोशिश होगी। आप भला सोचिए, अगर कोई नेता नाराज होता है तो वो फिर सीधे इस्तीफा भेजता है, क्या जरूरत है उसको दिल्ली आने की। लेकिन आप देखिए मीडिया में खबरें आती कि अन्नामलाई नाराज चल रहे हैं, और जब नाराज होते हैं तो फिर वो आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, संगठन महामंत्री BL संतोष से मिलते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की तो माने तो गृह मंत्री से उनकी 2-2 बार मीटिंग होती है, एक बार रात में मीटिंग होती है, एक बार दिन में मीटिंग होती है। और गृह मंत्री के उनसे मिलते हुए एक मुस्कुराने की भी तस्वीर आती है, कोई टेंशन वाली तस्वीर नहीं सामने आती है। क्या आपको यह सब बहुत सामान्य चीज लगती है? मुझे नहीं लगता। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने भी तमिलनाडु में फिलहाल के लिए अपनी हैसियत समझ रखी है कि रास्ता बहुत लंबा है, कुछ नया करना है, कुछ तूफानी करना है। भाजपा ने समझ लिया है कि तमिलनाडु की जनता भी भाजपा को अपनाने में सहज नहीं है। तमिलनाडु की जनता को हमेशा एक हीरो चाहिए, और भाजपा को भी लगता है कि एक हीरो चाहिए, लेकिन भाजपा के पास हीरो नहीं है। और जो उनके पास हीरो है वो पार्टी में रह के हीरो नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय पार्टी है। अन्नामलाई भाजपा में रहकर हीरो इसलिए भी नहीं बनते क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी में सबको साथ लेके चलना होता है। किसी एक नेता को आप फ्री हैंड नहीं दे सकते। इसलिए अन्नामलाई 5 साल तक रह करके 5 साल तक सड़क पे उतर करके पहले तमिलनाडु में विपक्ष की मुख्य आवाज बनना चाहेंगे, और फिर वो सत्ता की लड़ाई लड़ना चाहेंगे। अब इस गेम प्लान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। मई 2026 में तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट यानी निर्णायक दौर जिसको बोलते हैं आया, जिसने सबको हिला के रख दिया। तमिल सिनेमा से निकले विजय जोसेफ, सुपरस्टार थलपत विजय जोसेफ ने अपनी नई पार्टी टीवीके के साथ वो करिश्मा कर दिखाया जो नामुमकिन सा लगता था। 2 साल पहले 2024 में पार्टी बनाते हैं और 2026 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यकीनन फिल्मी सफर इसको आप कह सकते हैं। न केवल वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठते हैं, बल्कि डीएमके और AIADMK के 60 साल पुराने दो दलों के जो ये एकाधिकार 5 साल तुम 5 साल हम वाला, इसको एकदम पूरी तरीके से इस कॉकस को ध्वस्त कर देते हैं। विजय की इस जीत ने एक बात साफ कर दी है कि तमिलनाडु की जनता अब जो पारंपरिक द्रविड़ पॉलिटिक्स है उससे ऊब चुकी है और एक तीसरा विकल्प चाहती है। विजय की जीत ने बता दिया कि द्रविड़ पॉलिटिक्स के दिन अब जाने वाले हैं।
जो राजनीतिक शून्यता है वो स्थिति अब खत्म हो रही है और अन्नामलाई ठीक इसी बदली हुई जमीन का फायदा उठाने के लिए अकेले भाजपा से अलग होकर के मैदान में उतरने जा रहे हैं। यानी कि भविष्य की जो राजनीति है वो थलपत यानी विजय बनाम सिंघम यानी अन्नामलाई के इर्द गिर्द सिमटने वाली है। सिर्फ दो ही नेता दिखेंगे, ये इधर अन्ना उधर विजय, अन्ना थलपत, एक तरफ सिंघम दूसरी तरफ थलपत। अब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या अन्नामलाई भी विजय जैसा रातों रात करिश्मा करने में वो सफल होंगे? क्या विजय ने जो करिश्मा दिखाया है वैसा क्या वो भी दोहरा पाएंगे? इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन डगर बहुत लंबी है। जहां विजय को अपनी सिनेमाई लोकप्रियता के कारण कुछ ही महीनों में सफलता मिल गई, वहीं अन्नामलाई को संघर्ष की धूप में तपना होगा, बहुत दूर चलना होगा। सफर लंबा भले है लेकिन असंभव नहीं, उस सफर को वो पूरा कर सकते हैं। अगर हम विजय जोसेफ और अन्नामलाई की छवि देखें, उनके बीच थोड़ा सा तुलना करें, तो पहला जो डिफरेंस है वो छवि का है। विजय के पास दशकों पुराना एक सिनेमाई फैन बेस है जो कैडर में बदल गया। वहीं अन्नामलाई के पास कोई फिल्मी विरासत नहीं है, वो फिल्मी हीरो नहीं है लेकिन रियल हीरो है। उनकी ताकत है उनकी एंग्री यंग मैन वाली कड़क एक आईपीएस अफसर की पुरानी छवि, उनका विवाक अंदाज और एक जिस तरीके से गुड गवर्नेंस पे बात रखते हैं, नेशनल इशू पे जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से राष्ट्रवादी रुख अपना वो जनता के सामने रखते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोनों नेताओं की अगर राजनीति को देखें तो विजय की टीवीके ने खुद को एक सेकुलर और द्रविड़ राजनीति के विकल्प के रूप में अपने को पेश किया, जिससे द्रविड़ जो विचारधारा की राजनीति के जो लोग आदी हो चुके थे, कुछ ऐसे न्यूट्रल वोटर्स थे जिनके सामने कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने विजय के विकल्प को अपना लिया। अब अन्नामलाई ने भाजपा भले ही छोड़ दी है लेकिन उन्होंने विचारधारा नहीं छोड़ी है। नेशन फर्स्ट और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो कल्चरल नेशनलिज्म की जो विचारधारा है, उस पर अभी भी अन्नामलाई अडिग हैं। यानी कि और अन्नामलाई का यह भी मानना है कि जो तमिलनाडु में जो कल्ट पॉलिटिक्स चल रही है, व्यक्ति पूजा की जो राजनीति है, उसको खत्म करके वो कल्ट की जगह कॉमन मैन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इस नैरेटिव को वो जमीन पे उतारना चाहते हैं। इसमें बेशक समय लगेगा लेकिन यह असंभव नहीं है। सूत्रों के अनुसार अन्नामलाई का बीजेपी से अलग होना ये कोई बगावत, कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। हालांकि मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि जिसके आधार पर मैं इस चीज को बहुत करीने से जो है इस्टेब्लिश कर सकूं, लेकिन कुछ विश्वस्त सूत्रों का यह कहना है कि ये अन्नामलाई का अलग होना भाजपा से एक दीर्घकालीन, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। अन्नामलाई जानते थे कि जब तक द्रविड़ दलों से पूरी तरीके से भाजपा का नाता नहीं टूटेगा तब तक तमिलनाडु में नया विकल्प नहीं बन सकता। लेकिन अब जो है इसी वजह से अन्नामलाई हमेशा एआईडीएमके के साथ बीजेपी के गठबंधन के खिलाफ थे। यही वजह था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एआईडीएमके के साथ गठबंधन खत्म हो गया था और बाद में जब 24 के बाद भाजपा को लगा कि एआईडीएमके के साथ हम मिलकर सरकार बना लेंगे, तो जब वो गठबंधन हुआ, एआईडीएमके ने कह दिया कि भाई हमको अन्नामलाई अगर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रहेंगे तो हम नहीं गठबंधन करेंगे, तो अन्नामलाई को हटना पड़ा। तो एक बार फिर से भाजपा द्रविड़ राजनीति वाली पार्टी के सामने झुक गई। तो अन्नामलाई को यह पता था कि भाजपा की कुछ अपनी मजबूरियां हैं। तो अब हम थोड़ा अब इसके बाद ये जो तमिलनाडु की जो पूरी क्रोनोलॉजी, जो सियासत की जो पूरा पैटर्न है, उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कई राज्यों में बीजेपी तब बढ़ी जब किसी क्षेत्रीय दल ने पहले वहां की स्थापित राजनीति को तोड़ा, एक पिच तैयार की, राजनीतिक विमर्श को बदला। चाहे पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, वहां उन्होंने ममता बनर्जी ने वामपंथियों का किला ढहाया और तब जाकर के बीजेपी वहां धीरे धीरे मुख्य विपक्ष बनी और जब मुख्य विपक्ष बनी फिर धीरे से सत्ता में आ गई। बिहार में आप देखिए, एक समय ऐसा लग रहा था कि बिहार में भाजपा का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नीतीश कुमार के भरोसे बीजेपी पनपने लगी और फिर आज भाजपा का मुख्यमंत्री है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पुराने सारे सामाजिक समीकरण बदल डाले, जिससे भाजपा की भी उनके कंधों पर सवार होकर के भाजपा ने अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई और आज भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल रही। तो तमिलनाडु में जिस तरीके से विजय ने द्रविड़ पॉलिटिक्स को डेंट मारा है, चोट पहुंचाई है, अगर अन्नामलाई ने उस द्रविड़ पॉलिटिक्स को और पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया तो निश्चित तौर पर नई राजनीति का दौर शुरू होगा। और जब नई राजनीति का दौर शुरू होगा
तो भाजपा के भी अच्छे दिन आएंगे। ऐतिहासिक रूप से भी अगर हम देखें तमिलनाडु में, तो एमजी रामचंद्रन जो बहुत बड़े एक्टर थे, उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने भी डीएमके के खिलाफ एआईडीएमके की स्थापना किया था और जनता को एक नया राजनीतिक विकल्प दिया था। व्यवस्था को उन्होंने चुनौती दी थी और फिर सत्ता का पूरा संतुलन ही बदल गया। 72 में वो पार्टी बनाते हैं और 5 साल में 77 में एमजी रामचंद्रन मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यानी कि इससे पहले भी इस तरीके से रिस्क तमिलनाडु के नेताओं ने लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अन्नामलाई का लक्ष्य क्या है। अन्नामलाई का जो टारगेट है वो 2031 है। वो तमिलनाडु की जो सांस्कृतिक और तमिल पहचान को राष्ट्रवाद से जोड़ करके एक नया राजनीतिक विमर्श वहां पे अगले 5 वर्षों के बीच में वो खड़ा करेंगे। वो तमिलनाडु को एक टापू से बाहर निकालेंगे, क्योंकि तमिलनाडु के द्रविड़ राजनीतिक दलों ने तमिलनाडु को एक टापू बना के रखा है, देश की मुख्य धारा से काट करके रखा है। अब इस रणनीति में जोखिम भी है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जो डीएमके या डीएमके वोटर्स कहीं जो है उसको जो बीजेपी को वोट करते हैं वो हो सकता है कि इनके साथ शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इतना जरूर है कि तमिलनाडु की राजनीति की अन्नामलाई आने वाले समय में एक धुरी बनने वाले हैं, जिनके बगैर न चेन्नई की सत्ता चलेगी और न दिल्ली का कोई समीकरण पूरा हो सकता है। अन्नामलाई अगले 5 वर्षों में इतना मेहनत करेंगे कि एक तरफ मुख्यमंत्री विजय कुमार दिखेंगे, दूसरी तरफ अपोजिशन में ना डीएमके दिखेगा, ना एआईडीएमके दिखेगा, ना कांग्रेस दिखेगी, क्योंकि कांग्रेस तो सत्ता की साझेदार बन चुकी है। तो डीएमके, एआईडीएमके, बीजेपी बचती है और चौथे अन्नामलाई। क्योंकि अन्नामलाई की एक अपना आकर्षण है, तो अब विपक्ष में सिर्फ अन्नामलाई ही संघर्ष करते दिखेंगे। और जब विपक्ष में अन्नामलाई संघर्ष करते दिखेंगे तो जो 2031 का चुनाव आएगा तो हो सकता है कि जनता को एक नया हीरो मिल जाए। तो ऐसे में अन्नामलाई वहां तमिलनाडु में अन्नामलाई उस सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं और बीजेपी बाद में उनका समर्थन कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको विश्लेषण हमारा पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।